अच्छा, देखो हम लोग लास्ट दिन जो पढ़ रहे थे उस दिन हमारा क्लास पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा था। उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार जस्ट याद दिला देते। देखो उस दिन हम लोगों ने एक सम्स किया था शायद, या फिर ये पहले का क्या हुआ मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल मतलब मेटेरियल का स्टॉक लेवल के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला उसी दिन किया था कि फैक्टर्स हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ स्टॉक लेवल। हमें कब जो स्टॉक लेवल है उसे हमें किस तरह से फिक्स करने के टाइम, मतलब मैक्सिमम कितना रखे, मिनिमम कितना रखे, डेंजर लेवल क्या हो, सेफ्टी लेवल क्या हो, उसके लिए हम लोग ये सारा फैक्टर कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो नया चीज पढ़ा था उसमें दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि दो कंसेप्ट में होता है, एक रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक फिनिश्ड गुड्स का टर्नओवर रेशियो। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके साथ कुछ सम्स भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सम्स किया था, फिर एक हम लोगों ने थियोरेटिकल मैटर पढ़ा था दैट इज एबीसी एनालिसिस। और उसका जो सम्स था मैंने वहां से एग्जांपल से दिखाया था। बेसिकली वहां पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह तो होता नहीं है, हमें सिर्फ यही देखना पड़ता है कि जो कम नंबर ऑफ आइटम्स है बट जिसका वैल्यूएशन ज्यादा है उस पर ज्यादा कंसिडरेशन देना है, हमें उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। गुड इवनिंग रौनक। गुड इवनिंग गुड रौनक। इवनिंग। अच्छा, एक तो ये था। और अगर 20%, ये सब एग्जांपल था, ये कोई फिक्स नहीं है कि 10%, 70%, 20%। ठीक है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट था, नंबर ऑफ आइटम्स विल इंक्रीज, वैल्यू इज डिक्रीज। जैसे ही नंबर ऑफ आइटम बढ़ रहा है मतलब जो कम मतलब लेस वैल्यूएबल गुड्स है उसका स्टॉक ज्यादा किया जा रहा है। इसी कंसेप्ट में एबीसी एनालिसिस था। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था एक टेबुलर मेथड। देखो जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे कि ईओक्यू जो है उसे कैसे हम लोग टेबुलर मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने नॉर्मल मेथड सीखा था दैट इज 2AC into OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हम लोगों को क्या करना है, टेबुलर मेथड से कैसे करना चाहिए वो सीखना है। तो ये देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाना था, तो ये वाला क्वेश्चन देखो ओपन करके रखे, इलास्ट्रेशन 16। ठीक है, टेबुलर मेथड क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर with respect to a particular item of material of a manufacturing company, calculate the based quantity to order। एक्चुअली ईओक्यू तो हमें वही बताता है कि कौन सा बेस्ड क्वांटिटी है, और बेस्ड क्वांटिटी कौन सा होता है जो जिसमें हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होता है, जो कि चीपेस्ट मतलब होगा। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चीपेस्ट जो प्राइस होगा जितना हम लोग ऑर्डर करेंगे एट ए टाइम में उस हिसाब से। बट यहाँ पर क्वांटिटीज बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि लेस देन 250 है, 250 but less than 800 but less than 2000, 2000 but less than 4000, 4000 and above। The annual demand for the material is 4000। एनुअल डिमांड तो दिया हुआ है, हम लोग को पता है अगर ईओक्यू फाइंड आउट करना है बिना एनुअल डिमांड के हम लोग नहीं कर सकते। इसका भी हम लोगों ने देखा था कि फिक्सेशन ईओक्यू कैसे हम लोग सोचे कि किस तरह से होगा। तो ईओक्यू तभी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर एनुअल डिमांड नोन हो। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹6। अच्छा, यहाँ तो सोल्यूशन है, छोड़ो। अच्छा, हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस्ड क्वांटिटी टू ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मतलब हमें 250 यूनिट या फिर उससे कम ऑर्डर करना चाहिए, या फिर 250 से 800, 800 से 2000, 2000 से 4000, 4000 एंड अबव। इस केस में हमें कैसे करना चाहिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा किस तरह का ऑर्डर करना चाहिए। तो अगर एक बार देखो तो ये सारा एक एक ईओक्यू है, हम लोग कह सकते हैं ये सब एक एक ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बट कौन सा बेनिफिट होगा वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। गुड इवनिंग इंकी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, कैसे पता करें कि कौन सा होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल खरीदते हुए 3 कॉस्ट लगता है, अब तक हम लोग को याद हो जाना चाहिए, परचेस कॉस्ट
और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसमें परचेस कॉस्ट में हमारा जो है वो कोई हमारा मतलब क्या बोले, परचेस कॉस्ट ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे क्वांटिटी ऑफ परचेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं या फिर कितने क्वांटिटी में खरीद रहे हैं उस पर हमारा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरी कर जाता है। बट परचेस प्राइस सिर्फ मार्केट प्राइस के ऊपर वेरी करता है, इसमें जो परचेस कर रहा है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ सकता है कितने भी क्वांटिटी में परचेस करे। हाँ, जब तक क्रेडिटर, जैसे देखो ये मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग 250 से कम ऑर्डर करते हैं तो 6 रुपीज करके मिलेगा, 250 से 800 करते हैं तो 5.90 करके मिलेगा, 800 से 2000 करते हैं तो 5.20 और सॉरी 80 और 2000 से 4000, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ रहा है हमारा परचेस प्राइस पर यूनिट कम हो जा रहा है, पर टन है यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट इसीलिए मिल रहा है हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, लेकिन ये कितना होगा डिस्काउंट ये डिपेंड करता है कि क्रेडिटर क्या डिस्काउंट हमें दे रहा है, तो हमें कौन सा परचेस करना चाहिए लॉट में, ठीक है। तो एक बार ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो पहले किया हुआ है, उस दिन हम लोगों ने ये 2 पॉइंट लिखा था, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर साइज, यहाँ पर लिखा है मैंने प्राइस पर टन, ठीक है। अच्छा, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ कितना है इस क्वेश्चन में, 4000, ठीक है, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट है 4000। अच्छा, ऑर्डर साइज मैम ये कौन सा मेथड है? टैब्यूलर मेथड, टैबुलर मेथड। हाँ टैब्यूलर मेथड ये लिखा है। अच्छा, तो कौन सा, ये देखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कौन सा ऑर्डर हम क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर करें। अब इस मेथड का रूल्स क्या है, देखो जो बिगिनिंग वाला रहेगा वो अमाउंट हमें लेना चाहिए, जैसे 250 से 800 तक है तो कौन सा अमाउंट लेंगे, 250, इसमें 800, इसमें 2000 और इसमें कितना लेंगे 4000, ये तो क्लियर हो जा रहा है। बट फर्स्ट वाला क्या होगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। तो ये देखो यहाँ पर लिखते हैं पहले 250, जो 250 से 800 तक था, उसके बाद 800, उसके बाद 2000 और 4000, 2000 और 4000, ठीक है। अच्छा, ये 4 तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका क्या करें, ये जो है लेस देन 250 इसका कितना अमाउंट लेंगे। अब देखो इसका अमाउंट हम लोग जो भी लेंगे हमारा मतलब कैलकुलेशन तो अलग हो जाएगा, यहाँ पर जितना क्वांटिटीज चेंज होगा टोटल आंसर चेंज होगा, बट इम्पैक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, इम्पैक्ट वही आएगा। यहाँ पर हम लोग 250 से लेस देन कुछ भी ले, लेकिन हमें ऐसा लेना चाहिए जो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं 200, ठीक है, लेस देन 250 बोला है ना, तो हम लोग 249 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लो ताकि हमारा कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। हम लोग 100 लेके भी कर सकते हैं, ये हम पहले ही बता रहे हैं कि लेस देन 250, 250 से कम कुछ भी अमाउंट लेके हम लोग इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 दिया है। एनुअल रिक्वायरमेंट जो मैंने सिर्फ 4000 लिख दिया है एक ही बार, क्योंकि सबके लिए ही तो सेम है, एनुअल रिक्वायरमेंट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही रह रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, बट अब ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि वो किस तरह से खरीदेगी तो उसके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, प्राइस पर टन दिया हुआ है 6, 5.9, 6, 5.9, 5.8, 5.7, अच्छा 5.6, 5.6 प्राइस पर टन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राइस पर टन, अब लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना सारा ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर तुम लोग बताओ, क्योंकि हमें तो 2 कॉस्ट चाहिए, ऑर्डर 3 कॉस्ट चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट। तो पहले मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर लिख लिया, बताओ कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, क्या देख के लग रहा है। अगर हम लोग 4000 हमें टन चाहिए पूरे साल भर में, और एट ए टाइम अगर 200 यूनिट करके हम लोग ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ये तो मैंने पहले भी समझाया था ना, जब नॉर्मल ईओक्यू हम लोग कर रहे थे, टैबुलर मेथड छोड़ दिया 400 400 मैम, 400 बार
400 तो नहीं हो रहा है, 400 सॉरी, कैसे? 200 बार, 200 बार, 200 बार। 200 नहीं होगा, 20 होगा, 20 होगा। 4000 टन मुझे चाहिए, हम एट ए टाइम 200 टन करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 4000 टन मुझे चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है 4000 टन, ठीक है। हम 200 टन करके एट ए टाइम ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऐसा कितना बार करें कि 20। साल भर में 20 की साल यस भर मैम, में 20 20, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 20। उसके बाद वाला उसके बाद कितना नंबर ऑफ ऑर्डर? 16 16। हाँ 16। उसके बाद 5 टाइम्स, 5। अच्छा, उसके बाद 2 टाइम्स, 2, और ये 1 टाइम्स। 1 टाइम। देखो इससे भी समझ में आता है, मुझे 4000 टन चाहिए, हम एट ए टाइम 4000 ले रहे हैं, तो एक ही बार ऑर्डर करेंगे, पूरे साल में तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 2000 करके करेंगे तो 2 बार करेंगे 2000, फिर एक बार 2000 करेंगे, 4000 का रिक्वायरमेंट खत्म। 800 करके करना है तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, अब लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर करने का तो कॉस्ट होता है, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है कि क्या होता है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लो कितना बताया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है कॉस्ट पर ऑर्डर 6 रुपीज करके, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6। तो बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर एट द रेट ऑफ 6 है तो कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स ऑर्डर करेंगे, एक बार ऑर्डर करने पे 6 रुपए का खर्चा होता है, तो 120 120, ये हो जाएगा कितना? 96, 30, 12 और 6 रुपीज, ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें मिल गया, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया, अब हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है पूरा फॉर्मूला के साथ मैंने इसलिए बताया था। कैरिंग कॉस्ट होता है हाफ इनटू ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और इस पे हम लोग क्वेश्चन कर भी लिए है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हाफ इनटू ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो हाफ ईओक्यू। इसमें ईओक्यू मतलब क्या, कितना ऑर्डर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम लोग मान रहे हैं कि 4000। अच्छा, पहला वाला 4000 देखते हैं। हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो कितना है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो 20% ऑफ मेटेरियल कॉस्ट होता है। ये क्वेश्चन में कहे या ना कहे, हमें तो पता है कैरी किस चीज को करना है, मेटेरियल को करना है। तो 20% ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, तो मेटेरियल कॉस्ट पहले बार कितना है, यहाँ मैंने लिख के रखा है देखो 6 रुपीज। अब बताओ कितना होगा ये पूरा हाफ, देख लो 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 100 इंटू 6 इंटू 20%, 120। यस 120 होगा। उसके बाद फिर से हाफ इंटू 250 इंटू 20%, ये तो होगा ही, लेकिन मेटेरियल कॉस्ट चेंज है 5.9, इसीलिए मैंने ना यहाँ पर लिख लिया है। मेटेरियल कॉस्ट चेंज है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। तो चेंज है तभी तो अलग अलग ऑप्शंस दिया गया है कि ऐसे खरीदने से इतना कम में मिलेगा। अच्छा, इसका बन रहा है 147.5। अच्छा, हाफ इंटू 800 इंटू 20% इंटू 5.8, 464। अच्छा, हाफ इंटू 2000 इंटू 5.7 इंटू 20%, ये कितना हो रहा है? 2000 इंटू 5.7 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 2, 1140। और लास्ट हाफ इंटू ईओक्यू मतलब 4000 इंटू 5.6 इंटू 20%, देखो कितना होता है। अच्छा, ये 2000 हो गया, 2000 इंटू 5.6 इंटू 20%, तो ये हो गया 2240। अच्छा, तो कैरिंग कॉस्ट और जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब परचेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा, परचेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, जगह तो नहीं हो रहा है यहाँ, अगर परचेज कॉस्ट कर देंगे, ठीक है, लास्ट में टोटल कॉस्ट कर लेंगे।
परचेज कॉस्ट यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर देंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 4000 टन खरीद रहे हैं, पूरा कितने से खरीद रहे हैं, 6 रुपीज करके, तो अगर हम लोग ये 200 साइज वाला ऑप्शन लेते हैं, टोटल परचेज कॉस्ट हो जाएगा 6 इंटू 4000 कितना, 24,000। ठीक है, अच्छा इसमें हो जाएगा 4000 इंटू 5.9, देख लो कितना होता है 4000 इंटू 5.9, तो ये हो गया 23,600। अच्छा उसके बाद 4000 इंटू 5.8, तो इसमें हो गया 23,200। अच्छा फिर यहाँ पर ये कितना है 2000 इंटू 5.7, ये बन गया 11,400। अच्छा लास्ट जो है 4000 इंटू 5.6, तो ये हो रहा है 22,400। अच्छा अब टोटल कॉस्ट निकालना है, मेरा थोड़ा टेबल टेढ़ा मेढ़ा हो गया। टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे, ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, टोटल करो तो 24,000 प्लस 120 और 120 कितना हो जाएगा, ये हो गया 24,240। अच्छा 23,600 प्लस ये है 96 और यहाँ पर है 147.5, तो ये हो गया 23,843.5। अच्छा ये वाला देख लेते हैं 30 प्लस 464, 464 प्लस 30 ये होता है 494 और 23,200। अच्छा ये हो गया 23,694, 11,400 प्लस 1,140 प्लस 12, तो ये हो जाता है 12,552। अच्छा उसके बाद लास्ट जो है 22,400 प्लस 2240, अच्छा प्लस ₹6, तो ये हो गया 24,646। तो टोटल कॉस्ट हमें मिल गया, ये सारा टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारा। सबसे जो कम होगा वही वाला ऑर्डर हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास तो 4000 टन मटेरियल आके ही पहुंचेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा वाला ऑप्शन लेने पे हमारा कॉस्ट सबसे कम होता है, वही वाला हमें लेना चाहिए। बताओ ये सब में सबसे कम कौन सा है? 2000 मतलब ये 12,552, ये 2000 वाला है या 800 वाला है? अच्छा मैंने एक छोड़ दिया क्या, 1 2 3 4 5, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ठीक है 1 2 3 4 5। अच्छा ये लोग ये एक बार देखो तो ये गलत हो गया क्या, 5.7 इंटू 2000, ये लोग तो बोल रहे हैं आंसर बोल रहे हैं 800, कहीं मेरा गलत तो नहीं हुआ है? 2000 इंटू 5.7, 11,400 सही है। सही है, 11,400 प्लस 12 रुपीज 20, नहीं ये टोटल गलत है ना, एक बार देखो ना टोटल गलत है शायद, टोटल कॉस्ट जब किया तब शायद गलत हुआ है, देख लेते हैं। 11,400 प्लस 1140 प्लस 12, नहीं सही तो है, कैलकुलेटर के अलग अलग। अच्छा परचेज कॉस्ट एक बार चेक कर लेते हैं, 24,000, 23,600, 23,200, 11,000। अच्छा ये एक बार चेक करो, ये वाला दीदी है পারচেজ কস্টটা তোমার 4000 ইনটু 5.9 মানে সবকিছু 4000 সাথে ইনটু হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখানে ভুল করেছি না, কোন একটা ইনটু, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 2000 ইনটু এইটা 5.7 করেছে, ওটা 4000 হ্যাঁ ইনটু 5.7 হবে হ্যাঁ 4,000 होगा, हाँ 800। हाँ ওই জন্যই আমার মিলছে না आंसरটা, 4,000 होगा ना, मैंने गलती से ये 2,000 कर दिया। परचेज तो मुझे कितना करना है, 4,000 ही करना है, सारे में सही लिखा था, ये गलत कर दिया, 22,800, इसीलिए इन लोग का आंसर 800 है, मेरा तो चल लगा दे रहा, 22,800 प्लस 1140 प्लस 12। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर गलत हो गया। अच्छा 24,252, अब बताओ कौन सा सबसे ज्यादा मतलब चीपेस्ट कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है? ये सब तो 24 24 24 ये
हाँ ये वाला 23,694, ठीक है। तो जैसे हम लोग ईओक्यू करते वैसे ही है, देखो इसमें वैसा कोई चेंजेस तो है नहीं। ये क्या हो रहा है? हाँ अच्छा, देखो हमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कैरिंग कॉस्ट जैसे कैलकुलेट करना चाहिए, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसी तरह से किया है। ध्यान ये रखना है कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो कैरिंग कॉस्ट के लिए चेंज होते जा रहा है। 20% तो एप्लीकेबल है, बट परचेज प्राइस चेंजेस होते जा रहा है, और परचेज कॉस्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। 4,006, 4,000, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, और ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिया और उस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, तो हमें कौन सा ऑर्डर करना चाहिए? तो फॉर द above computations, the waste quantity to order is 800 यूनिट। यानी अगर हम लोग 800 यूनिट करेंगे तो हमारे पास वो 4,000 यूनिट वाला ही मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो आके पहुंचेगा, लेकिन सबसे सस्ता में आएगा, बाकी सब में उसके कंपैरिजन महंगा हो रहा है, तो फिर हमें 800 यूनिट वाला ही लेना चाहिए। ये मैंने लास्ट दिन करवाने का सोचा था बट हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, आज एक नया चीज सीखते। देखो ये भी नया ही सीखा हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने टेबुलर मेथड किया नहीं था क्लास में। अच्छा, अब हम लोग टैबुलर मेथड क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए ना। टेबल फॉर्मेट में होता है इसीलिए टेबुलर मेथड, और मोर देन वन क्वांटिटी रहता है यहाँ पर, जैसे ऑर्डर साइज अलग अलग दिया हुआ है इसीलिए इसे टेबुलर मेथड कहते हैं। ये ईओक्यू निकालने का ही मेथड है, बट ईओक्यू कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एसी मतलब एनुअल कंजम्पशन जो यहाँ पर 4,000 है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि यहाँ पर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पर 6 रुपीज करके, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी ये 20% है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कौन सा लगाएंगे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तो रॉ मटेरियल पे होता है। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बहुत सारा है, 6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6। जब मोर देन वन डेटा हमें अवेलेबल दिया हुआ है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर हमें बहुत सारा अलग अलग दिया हुआ है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर ईओक्यू दिया हुआ ही है, ये भी एक ईओक्यू है, ये सारा एक एक ईओक्यू है। हमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ईओक्यू हमारे लिए बेस्ट होगा। ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। और बेस्ट क्वांटिटी हमें पता है ईओक्यू होता है। अब ये टेबुलर मेथड, बिकॉज इसका जो फॉर्मेशन है, जो कि मेरा हालांकि टेबल बना नहीं है, ये देखो तुम लोग के बुक में मिल जाएगा, सबको अपने बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा वाला मतलब टेबुलर मेथड इस तरह से होता है, ये टेबल फॉर्मेट में होता है, तभी इसका नाम है टेबुलर मेथड, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम लोग अब कौन सा चीज करेंगे, अब हम लोग करेंगे परचेज प्राइस, ठीक है। हम लोग मटेरियल का परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। परचेज प्राइस, तो नॉर्मली देखो परचेज प्राइस जो होता है, परचेज प्राइस मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मान लो अगर किसी को फोन खरीदना है, ठीक है, तो फोन खरीदते वक्त हम लोग जो भी उसे पेमेंट कर रहे हैं वो सारा चीजें हमारा परचेज प्राइस हो जाएगा। अब जो इनवॉइस रेज होगा वहां पर टैक्स वगैरह भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जितने तरह का प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम लोग डे टू डे बेसिस पे भी कुछ खरीदते हैं ना, जैसे सोप वगैरह हो गया, उसमें भी लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस प्लस टैक्स बहुत सारा चीज पे करते हैं, ठीक है। तो परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए जितना भी कैश आउटफ्लो करवाते हैं, दैट इज परचेज प्राइस, ठीक है। परचेज प्राइस मतलब एक बार देखो क्या होता है, परचेज प्राइस इज पेड फॉर बाइंग ए प्रोडक्ट। परचेज प्राइस हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाई करते वक्त जो पे करते हैं उसे कहते हैं परचेज प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस के रेस्पेक्ट्स में अगर हम लोग देखें कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज प्राइस कितने तरह का होता है, तो उसका देखो 2 तरह का होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए परचेज प्राइस देखो दो तरह का होगा, एक पेड अमाउंट मतलब जो पेमेंट करना पड़ा, ठीक है, और दूसरा पेड बट अवेलेबल एज क्रेडिट, बताओ ये क्या होता है, तुम लोग बता सकते हो क्योंकि इस पे तुम लोग अलग क्लास ही करते हो, ठीक है, या फिर पहले भी किए हुए हो बीकॉम में कि पेड ऐसा अमाउंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में सोचो, ऐसा अमाउंट जो अभी तो पे कर रहे हैं बाद में क्रेडिट मिल जाता है, क्या चीज होता है? क्रेडिट किस चीज का मिलता है? टैक्स में पढ़ते हो, बताओ। जीएसटी में, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी ठीक है, फिर भी तुम लोग बोल पाओगे, अगर अभी कोई जीएसटी नहीं भी पढ़ रहे हो फिर भी बोलना चाहिए। बताओ किस चीज का हमें क्रेडिट मिलता है? ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। হ্যাঁ, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। আমি ভাবছিলাম অন্তত রশনি বলবে, বিকজ রশনি जीएसटी টা করছে। इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन ये चीज बीकॉम में भी होता है, जो लोग बीकॉम मतलब अकाउंट्स ऑनर्स या फिर जनरल भी करते हो उन लोग का रहता है, ठीक है, मार्केटिंग में नहीं रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है अगर हम टैक्स दे के परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जब मेरे क्रेडिटर से खरीदा तो उनसे टैक्स देके खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसमें मैंने 10 रुपीज टैक्स देके खरीदा, तो कितना हो गया? 110, ठीक है। अब अगर हम इसे सेल करना चाहते हैं, सपोज 120 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं और मैंने खुद से इस पे और भी टैक्स लगाया है, ठीक है, या फिर मान लो 112 रुपीज में हम इसे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी हम इसको एक्चुअली 100 + 12 इस तरह से दिखाते हैं, 100 + 12 मैंने टैक्स लिया, मैंने एक्चुअली टैक्स, हम सिर्फ टैक्स का दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखा रहे, एक बार कि 110 रुपीज से मैंने खरीदा और जब हम बेच रहे हैं तो उसे 112 में बेच रहे हैं, यानी मैंने टैक्स पेमेंट किया 10 रुपीज का और टैक्स कलेक्ट कर रहे कस्टमर से 12 रुपीज का। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? एक्चुअली क्या होगा, जब मुझे कस्टमर से 12 रुपीज मिलेगा तो मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 रुपीज पे करके रखा था, ठीक है, और मतलब जो जहां से खरीदा था, जिस क्रेडिटर को, गवर्नमेंट को नहीं सॉरी, क्रेडिटर को मैंने 10 रुपीज दे के खरीदा था और मैंने कलेक्ट कर लिया 12 रुपए, यानी मेरे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए टैक्स के, ये 2 रुपए मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, ठीक है, बाकी 10 का मुझे क्रेडिट मिल गया, मेरा इक्वल हो गया, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरह से रूल्स पता करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इतना कुछ इसमें नहीं चाहिए, बस इतना कंसेप्ट हमें चाहिए कि यहाँ पर जब टैक्स का ट्रीटमेंट आए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसीलिए मैंने एक बार बता दिया। पेड बट अवेलेबल एज क्रेडिट, अभी तो पे कर रहे हैं बट बाद में इसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा, लाइक जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, पेड अमाउंट में क्या क्या होता है? पेड अमाउंट में हो जाएगा परचेज प्राइस, पेड अमाउंट में हो जाएगा परचेज प्राइस, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस उसे कैरी करके लाने के लिए अगर कैरेज पे कर रहा है तो कैरेज, ठीक है, फ्रेट अगर कुछ देना पड़ रहा है तो फ्रेट, जो भी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंस ना नहीं करेंगे तो हम लोग उस प्रोडक्ट को अपने जो लोकेशन है वहां तक ला ही नहीं सकते, ठीक है, या फिर मान लो किसी भी तरह का पैकिंग चार्जेस अगर चाहिए, पैकिंग चार्जेस, इस तरह का और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकता है, फिलहाल मैंने इतना ही लिखा। पेड अमाउंट मतलब ये हमें पे करना पड़ेगा, इसका कोई क्रेडिट वेडिट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट खरीदे हो परचेज प्राइस पे करो, कैरेज अगर चाहिए तो कैरेज तुम्हें पे करना पड़ेगा, फ्रेट पे करना पड़ेगा, पैकिंग करवाना है तो पैकिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, ये सारा चीज पेड अमाउंट होता है, ठीक है। और कुछ हमारा ऐसा अमाउंट होता है जो अभी तो हम लोग पे कर रहे हैं, बाद में इसका क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसे लेस कर देंगे, उतना अमाउंट हम लोग लेस कर देंगे। अब कैसे होगा देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिखाते हैं, अच्छा यहाँ मिल जाएगा मुझे, मैट का ही है, मैंने यहाँ पर अलग से ले लिया है, ये देखो, ये रहा इलास्ट्रेशन 17, ठीक है, इलास्ट्रेशन 17 में बोला है, देखो क्या, द particulars relating to 1200 kg of a certain raw material purchased by a company during जून के महीने में 1200 किलो
रॉ मटेरियल खरीदा गया था, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा था, यानी बिजनेस रेस्पेक्ट में बात हो रहा है। लॉट प्राइस इज कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। मतलब कंपनी जो बेच रही है, जो सप्लायर है, ठीक है, वो कंपनी को कुछ ऑफर्स दिया। ऑफर्स मतलब उसने अपना एक जो है कैटलॉग दे दिया है कि देखो इस तरह से हमारा परचेज प्राइस है। अगर आप 1000 किलो तक, लॉट अगर आपका 1000 किलो तक रहता है तो 22 पर किलो मिल जाएगा। अगर आप 1000 से 1500 के अंदर ऑर्डर करते हैं तो 20 पर किलो करके आ जाएगा। और अगर 1500 से 2000 किलो तक ऑर्डर करते हैं तो 18 रुपीज पर किलो करके आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कोटेशन, कोट किया हुआ है कि कैसे इन लोगों का प्राइस है। अच्छा, पहले बताओ कि अब ये कंपनी अगर 1200 किलो खरीद रही है तो इसका परचेज प्राइस कितना होगा, कितना पर किलो होगा? बताओ। ये मैंने कौन सा मुश्किल बात पूछ लिया? 1200 किलो अगर खरीद रहा है, ये लॉट दिया हुआ है, सपोज तुम ही लोग खरीदने जा रहे हो, ये सारा ऑप्शन है, तो खुद देख के नहीं समझ जाओगे कि कितना किलो करके देना पड़ेगा? 18 रुपीज। 18 रुपीज तो नहीं आ रहा है, ये 20 में आ जाएगा ना। 1200 किलो है, 1000 से 1500 के अंदर करेंगे 20। नॉर्मल सा है ना ये तो, इसमें कोई मतलब कॉस्ट अकाउंट्स किसी चीज का लेना देना नहीं है, नॉर्मल सा बात है। अगर हम लोग 1000 से 1500 के अंदर आ रहा है ना मेरा ये वाला, जैसे टैक्स में स्लैब नहीं करते हो तुम लोग, उसी तरह से ये स्लैब हो गया ना अलग अलग, तो 20 पर किलो करके यहाँ पर रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस आ जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, और क्या क्या मिलेगा देखो, ये सप्लायर ये सब कोटेशन दिया है। ट्रेड डिस्काउंट 20% मिल जाएगा। अब ट्रेड डिस्काउंट मिलने से क्या इफेक्ट होगा परचेज प्राइस पे? अगर परचेज प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या इफेक्ट होगा बताओ? ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या इफेक्ट होगा बताओ? अरे कितना तो 11-12 से हम लोग करते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मॉल्स वगैरह में जाते हो, डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ रहता है, क्या होता है डिस्काउंट लिखा हुआ रहने से? क्या सोचते हो? अगर मान लो एक 1000 रुपीज का एक शर्ट है फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, तो बताओ अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा? तो तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर लेते हो? अच्छा, ये अगर खरीदेंगे तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा अगर 1000 में 20% डिस्काउंट है तो? 16 रुपीज। हाँ 16 रुपीज, मतलब यहाँ से माइनस करके बता रहे हो तो 20%। हाँ ठीक है, हम लोग टोटल में कर लेंगे। मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट पूछा था कि क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा जो परचेज प्राइस है वो 20% से कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर्स, मतलब पैकिंग करना पड़ेगा, कुछ कंटेनर लेना पड़ रहा है, शायद इसी टाइप का कोई रॉ मटेरियल है, और कंटेनर का जो परचेज प्राइस है वो कितना है? 10 पर ड्रम ऑफ 25 किलो। अच्छा, मतलब ड्रम में वो रॉ मटेरियल को भरना पड़ेगा, और एक एक ड्रम 25 किलो का है, एक एक ड्रम 25 किलो का है, और एक ड्रम खरीदने से 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन समझो कि जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है उसको ड्रम में भरना पड़ेगा, ठीक है, और एक ड्रम 25 किलो का होता है, तो हमें 10 रुपए करके देना है एक ड्रम का। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर एक ड्रम 25 किलो का है, हम लोग 1200 किलो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो बताओ कितना सारा ड्रम हमें खरीदना पड़ेगा? 48। अच्छा, चेक करते हैं 48 सही है कि नहीं। हाँ 48 नंबर ऑफ ड्रम्स खरीदना पड़ेगा, और एक ड्रम का अगर 10 रुपए देना पड़ता है तो 48 ड्रम का कितना हो जाएगा? 480, है ना। अच्छा, क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर। ये देखो, क्रेडिट अलाउड मतलब अगर कंटेनर रिटर्न करते, जैसे पहले कोल्ड ड्रिंक जो होता था उसमें जब देखते हो, जब कोल्ड ड्रिंक पहले ये प्लास्टिक बॉटल में नहीं आता था, ठीक है, कांच के बॉटल में आता था, तो वो अगर हम लोग घर पे लेके आते थे फिर उसे उसका प्राइस ले लिया जाता था हम लोगों से। जब हम लोग वो रिटर्न करने जाते थे फिर वो पैसा वापस कर दिया जाता था, ऐसा होता था पहले, ठीक है। अब वही देखो बोल रहा है, ये ड्रम अगर ये लोग वापस कर देगा तो 8 पर ड्रम करके रिटर्न कर दिया जाएगा इन लोग को इसका पैसा, तो 48 ड्रम का 8 पर रुपीस करके वापस मिल जाएगा पैसा, ठीक है। ये क्रेडिट हो गया, देखो मतलब पेड अमाउंट बट रिटर्न अगर हो गया तो माइनस करना चाहिए। नॉर्मल सा बात है कि अगर कंटेनर वापस कर देंगे तो 8 रुपीस करके हमें मिल जाएगा रिटर्न। अच्छा, जीएसटी एट 12% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम।
अच्छा, जीएसटी देना पड़ेगा रॉ मटेरियल पे 12%, तो ये रॉ मटेरियल के प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाएगा या फिर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ा बढ़ा देगा। देगा। हाँ, और अगर हम लोग 5% ड्रम पे भी जीएसटी दे रहे हैं, मतलब जो ड्रम खरीद रहे हैं उस पे भी 5% जीएसटी देना है, तो बताओ ये ड्रम का प्राइस को क्या करेगा, और भी बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। करेगा। हाँ, और भी ज्यादा कर देगा। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर, ये टोटल फ्रेट है 240, टोटल बता दिया है, मतलब ये पूरा 1200 किलो मटेरियल के लिए 240। अच्छा, आगे देखो, इंश्योरेंस एट 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर, मतलब ये इंश्योर्ड करवा ले रहा है स्टॉक को और बोल रहा है कि इंश्योरेंस कितना लगेगा, यहाँ पर 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू। तो पहले हम लोग इनवॉइस रेज करेंगे ये पूरे कैलकुलेशन के साथ कि कितना इनवॉइस प्राइस हो रहा है, उस पे 2.5% अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो बताओ स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा। इंश्योरेंस का भी खर्चा बेयर करना चाहते हैं, गुड्स को इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं, तो बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। Stores overhead applied at 5% on total purchase cost of material. Stores overhead, overhead मतलब other expense, और भी कुछ अलग अलग expenses है जो कि 5% लग जाएगा total purchase of cost of raw material पे, तो ये भी मेरा raw material के प्राइस को बढ़ा देगा। The entire quantity was received and issued to प्रोडक्शन, और पूरा वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रिसीव करने के बाद प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। द कंटेनर्स आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स, कंटेनर रिटर्न किया गया है, लेकिन ये देखो इंफॉर्मेशन अगर ना रहे कि कंटेनर रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि रिटर्न का पैसा हमें मिलेगा, रिटर्न करेंगे तभी ना मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कंटेनर रिटर्न हुआ था, यानी हमें माइनस करना पड़ेगा। करना क्या है, ड्रॉ अप ए सूटेबल स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस कितना है एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट बताओ, मतलब पर यूनिट, एक एक यूनिट का हम लोग को 1200 किलो का तो करना ही है, और 1 किलो का भी बताना है कि कितना कॉस्ट होगा। तो मैंने सारा कंसेप्ट तो बता दिया कैसे रिलेट होगा, अब हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा, statement showing computation of total cost of material purchased and unit cost of material issued for production। अच्छा, पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट 1200 किलो के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और यूनिट कॉस्ट यानी 1 किलो, ठीक है, जो हमारा ये यूनिट यहाँ पर किलो में है इसलिए मैंने 1 किलो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है हमें किस तरह से हमारा प्राइस होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कौन सा प्राइस देखेंगे, परचेस प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारा 20 रुपीज करके आ रहा था, और उसमें ओवरऑल हम लोग ट्रेड डिस्काउंट शो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज प्राइस। परचेस प्राइस हमारा जो कोटेशन था उसके हिसाब से 20 रुपीज वाला आ रहा है। अच्छा, 1200 इंटू 20, 24 कितना हो जाएगा, 24,000 लेस। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा 4 रुपीज, तो ये हो गया 16, ठीक है। तो 4 रुपीज, और इसका 20% डायरेक्टली कर सकते हैं, 24,000 का 20% यानी 4,800। अच्छा, तो इसका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 19,200, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट के बाद का प्राइस हो जाएगा 19,200। यहाँ पर हम लोग यूनिट भी निकाल ले रहे हैं और टोटल में भी निकाल ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एडिशनल चार्जेस फॉर कंटेनर 10 पर ड्रम ऑफ 25, ठीक है,
25 किलो। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रम चार्ज। अब ड्रम चार्ज क्या है, एक ड्रम का 10 रुपीज लगेगा और हमें कितना सारा ड्रम का रिक्वायरमेंट है 48। कैसे कैलकुलेट किया था, 1200 किलो डिवाइडेड बाय 25 किलो। एक ड्रम 25 किलो का था और 1200 किलो रॉ मटेरियल लेके जाने के लिए अगर डिवाइड करेंगे तो 48 नंबर ऑफ 48 ड्रम हमें चाहिए इंटू 10 करके यहाँ पर कितना हो जाएगा 480। ये हो गया 480, लेकिन यहाँ पर कितना लिखे हैं देखो कितना होगा, कितना पड़ जा रहा है 48 48 तो नंबर ऑफ ड्रम है, यहाँ पर खर्चा लिखना है, एक किलो का खर्चा लिखना है। 1200 किलो 10 का रुपीस करके बढ़ रहा है, 10 रुपीज करके बढ़ रहा है ना। गलत हो जाएगा, 10 रुपीज ये पर ड्रम का खर्चा है। ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है कि 0.4 हाँ 1 कर देने से ही तो हो जाएगा। हाँ 0.4। 0.4 हाँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 10 रुपीज जो इनकी मुझे बता रही हो, 10 रुपीज तो एक ड्रम का कॉस्ट है। यहाँ पर क्या है, 1 किलो रॉ मटेरियल पे ड्रम का खर्चा कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर 1200 किलो पे 480 खर्चा आएगा, 1200 पे 480 आएगा तो एक पे कितना आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 1200 0.40। अगर यहाँ पर हम लोग 10 लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 10 रुपीज 1 किलो का खर्चा नहीं आ रहा है। 10 रुपीज जो खर्चा आ रहा है वो तो एक ड्रम का खर्चा आ रहा है। तो ये वाला चीज हमें ध्यान में रखना है। ये तो हो जाएगा सही सही, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज हमें और भी देखना चाहिए, देखो 1200 इंटू 0.4 करते हैं तभी 480 आता है। अगर यहाँ गलती से 10 लिख भी देते हैं तो 1 किलो पे अगर 10 रुपीज का खर्चा होगा तो 1200 किलो पे तो 12,000 का हो जाएगा ना, लेकिन हम लोग तो 480 लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो सिमिलैरिटीज भी हमें देखना चाहिए, ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम लोग गलत लिख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न। अच्छा ये रिटर्न हुआ था बाद में, क्रेडिट अलाउड किया जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले एडिशन लिख लेते हैं, जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी 12% ऑन रॉ मटेरियल। तो ऐड करते हैं जीएसटी रॉ मटेरियल पे 12%। रॉ मटेरियल कितने का खरीदा है 19,200, 19,200 पे 12% कितना हो जाएगा, और ड्रम पे देखना पड़ेगा 19,200 पे 12% हो रहा है, देख लेते हैं। अच्छा 2304, और ड्रम का भी लिख लेते हैं। ड्रम का जो जीएसटी है वो है 5%। ड्रम कितना है 480, 480 इंटू 5%, इसमें जीएसटी लगेगा। अच्छा 24 रुपीज, टोटल 2328, 2328 टोटल जीएसटी 2328। अच्छा ये यहाँ पर अभी तो टोटल नहीं हो रहा है, 2328 ठीक है, 2328। अगर 2328 1200 किलो का खर्चा है तो 1 किलो का कितना होगा, डिवाइड करके निकाल लो जैसे अभी मैंने बताया था। कितना हो जाएगा 2328 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1200, तो आ रहा है 1.94। देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट हो रहा है 1.94, 1.94 हो गया जीएसटी का खर्चा, ये रॉ मटेरियल का, ये ड्रम का। अच्छा उसके बाद टोटल फ्रेट 240, टोटल फ्रेट 240। अच्छा फ्रेट ये सब नेट इनवॉइस वैल्यू पहले हमें देखना है क्योंकि हम लोग को इंश्योरेंस भी करवाना है। ये इनवॉइस वैल्यू, क्यों इनवॉइस वैल्यू, जो हमें क्रेडिटर सप्लाई कर रहा है वो थोड़ी ना फ्रेट का खर्चा खुद लिखेगा, फ्रेट तो हमें पे करना है। लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि जो सप्लायर है वो फ्रेट का एक्सपेंस जो है वो फ्रेट का अगर अरेंजमेंट कर दे तो वो अपने उस इनवॉइस लिस्ट में वो लिख देता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेट का खर्चा तो अभी बाद में जोड़ेंगे, पहले हमें देखना पड़ेगा कि मटेरियल खरीदने का खर्चा क्या हुआ। देखो मटेरियल अगर खरीदना है, फ्रेट तो इसीलिए देंगे क्योंकि उसे लोकेशन में पहुंचाना है, लेकिन मटेरियल खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, मटेरियल खरीदेंगे तो ड्रम लेना पड़ेगा और जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है ये इनवॉइस रिलेटेड हो गया, तो ये नेट इनवॉइस, इसको पहले ऐड करेंगे। तो 19,200 प्लस 480 प्लस 2328
22,008 और ये हो जा रहा है 16 रुपए 40 पैसे और 1.94, ये हो गया 18.34 ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया, ये आ गया नेट इनवॉइस वैल्यू। ये हमें नहीं करना पड़ता अगर इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं रहता कि इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, इसीलिए नेट इनवॉइस वैल्यू अलग से हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा अब इंश्योरेंस करवाना है नेट इनवॉइस वैल्यू पे 2.5% एट द रेट ऑफ 2.5%। तो ये नेट इनवॉइस वैल्यू 22,008 इंटू 2.5%, तो 550.2 550.2। तो अगर 1200 किलो के लिए 550.2, तो फिर ये 1 किलो के लिए कितना हो जाएगा, 550.2 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये हो रहा है 0.585 0.585। अच्छा ये हो गया इंश्योरेंस। अच्छा अब हम लोग ये इस पे फ्रेट लगा सकते हैं। फ्रेट मैम वो टोटल में, हाँ 4585 आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ और नहीं लिखा, अच्छा 0.4, हाँ अच्छा फ्रेट टोटल 240 है, 240 अगर 1200 किलो के लिए है तो 1 किलो के लिए कितना हो जाएगा 0.2 यानी 20 पैसा। अच्छा अब ये पूरा खर्चा लग गया और तो कोई खर्चा नहीं है। अब जो है क्रेडिट मिलेगा जब हम लोग ड्रम रिटर्न करेंगे, ड्रम जो है वो रिटर्न किया गया है। तो पहले टोटल खर्चा निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.2 प्लस 0.4585 प्लस 18.34, तो ये हो गया 18.9985 22,008 प्लस 550.2 प्लस 240, अच्छा 22,798.2। अब लेस करेंगे क्रेडिट फॉर ड्रम रिटर्न। अच्छा 48 का 48 ड्रम ही रिटर्न हो जाएगा, हम यहाँ पर 48 इंटू 8 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। नंबर ऑफ ड्रम्स 48 इंटू 8 384 रुपीज का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा एक ड्रम पे अगर 384 तो मतलब 1 किलो पे, तो 1200 किलो पे 384, तो 1 किलो पे 0.32 आ गया। अब माइनस करना है 0.32 माइनस 18.9985, तो ये आ रहा है 18.6785। अच्छा 22,798.2 माइनस 384 22,414.20। अच्छा और स्टोर ओवरहेड था एक, देखो स्टोर ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑन टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब टोटल परचेज कॉस्ट कौन सा आया, ये आ गया, क्योंकि ड्रम रिटर्न करेंगे तो परचेज कॉस्ट कम हो गया ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे टोटल परचेज कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें देखना है कब कौन सा चीज ऐड होगा, कब करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी हम लोग कर दे, जैसे स्टोर एकदम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर का एडिशन करने बोला गया है टोटल परचेज प्राइस के ऊपर। तो स्टोर ओवरहेड कितना हो जाएगा 5% एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना था कॉस्ट 22,414.2 इंटू 5%। अच्छा तो ये आ रहा है 1,120.71। अच्छा डिवाइडेड बाय 1200, तो 1 किलो के लिए भी हो जाएगा 0.9339। अब टोटल करना पड़ेगा, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट जब प्रोडक्शन में इशू हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो 22,414.20 माइनस ये वाला हो जाएगा, तो ये हो रहा है 22,404.2
इंटू 5% माइनस इक्वल टू कर देते हैं, पता चल जाएगा 20। अच्छा ये तो ऐड होगा तो 23,534.91। अच्छा इसका हो जा रहा है 19.6124, ये ऐड करने से इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेन हमें जो देखना था, वैसे तो ये तुम लोग कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, स्टेप चेक करो कि कैसे होता है। जो हम लोग खरीद रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो वही हमें पता चल जाता है कि हमारा परचेज कॉस्ट 4 रुपए कम हो जाएगा, 16 रुपए करके आएगा। लेकिन कंटेनर लेना ही पड़ेगा, बिना कंटेनर के रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा लोकेशन, और उसका खर्चा भी हम लोगों ने जोड़ लिया। अब ये जो भी खरीदा उस पर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी यानी टैक्स वाला कैलकुलेशन हो गया, तो ये नेट इनवॉइस वैल्यू पता चल गया। अच्छा नेट क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वगैरह सब लेस किया हुआ है, टैक्स वैक्स सब ऐड किया हुआ है। अच्छा अब इंश्योरेंस करवाना है नेट इनवॉइस वैल्यू पे, तो इंश्योरेंस का खर्चा, फिर अब स्टॉक को लेके जाना है रॉ मटेरियल को, तो फ्रेट का खर्चा, उसके बाद जब ड्रम रिटर्न करेंगे, क्योंकि पहले स्टॉक को लोकेशन में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसे खाली करेंगे तब ना ड्रम रिटर्न करेंगे, तो जब ड्रम रिटर्न करेंगे तो इतना पैसा क्रेडिट मिल गया, तो हमें टोटल परचेज कॉस्ट पता चल गया। अब अगर हम लोगों को क्या करना है, स्टोर का कुछ अलग खर्चा बियर करना है स्टॉक को रखने के लिए, तो स्टोर ओवरहेड जो है वो ऐड हो जाएगा, 5% दिया हुआ। तो इस तरह से हमें ऐसा क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा अगर हमें परचेज प्राइस कह दे तो। अच्छा अच्छा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो, अच्छा एक थ्योरी बता देते, ये आता है देखो, जस्ट इन टाइम, JIT, ठीक है, ये बता देते, फिर एक सम्स वाला पोर्शन भी पढ़ते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री ये क्या होता है देखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री यानी स्टॉक। स्टॉक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक हम लोग परचेज करने के बाद क्या करते हैं, स्टॉक को हम लोग जब परचेज कर लेते हैं उसके बाद उसे कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, गोडाउन में, ठीक है, गोडाउन में शिफ्ट करते हैं। अब गोडाउन का जो खर्चा है वो हमारा कौन सा खर्चा होता है, अभी अभी बताया था, गोडाउन का जो खर्चा होता है वो हमारा क्या खर्चा होता है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट होता है। गोडाउन में रख रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट हमारा लग रहा है, गोडाउन रेंट जो है वो हमारा कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। लेकिन हम लोग अगर जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसे अगर गोडाउन में नहीं रखना चाहते, अगर हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसे अगर हम लोग गोडाउन में नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या मतलब पॉलिसी लेना पड़ेगा, दैट इज JIT, GT यानी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये एक सिस्टम है स्टॉक को मेंटेन करने का। कैसे? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जब जरूरत हो तब लेके आओ, ठीक है, जब जरूरत हो तब लेके आओ, स्टॉक मत करो, ठीक है, ये होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। मतलब गुड्स विल बी ऑर्डर्ड when there is a requirement, when there is a requirement, जब जरूरत हो तब खरीदो। अच्छा लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन तो जरूर होना चाहिए कि जब हम लोग ऑर्डर करेंगे तभी हमें वो स्टॉक मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो गड़बड़ हो गया, तब तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो हमारे पास इतना श्योरिटी होना चाहिए कि जो हमारे क्रेडिटर है या फिर जो हमारे सप्लायर है, जो भी बोलो, उनको जब भी हम लोग ऑर्डर करेंगे तो वो हमारा स्टॉक हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास पहुंचा दे, ठीक है, ये एक ऑप्शन हमारे पास रहना चाहिए, तभी JIT फॉलो करना पॉसिबल है, तभी JIT एप्लीकेबल करना चाहिए, अदरवाइज JIT एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। इसका मतलब गुड्स क्या है, इमीडिएटली रिसीव्ड होना चाहिए आफ्टर ऑर्डर। तो इसमें क्या होना चाहिए, गुड्स विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर ऑर्डर। ऑर्डर करने के बाद तुरंत हमारे पास स्टॉक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग को JIT एप्लीकेबल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा
अगर मान लो ये स्टॉक पहुंचने में एक या एक से ज्यादा दिन लग रहा है तब लेकिन ये जेआईटी एप्लीकेबल करना पॉसिबल नहीं है। एक या एक दिन से ज्यादा लगेगा तो फिर तो ये एप्लीकेबल हुआ नहीं। जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही ऑर्डर किया वैसे ही थोड़ी देर में आ गया। जैसे ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, आ जाता है तुरंत, ठीक है, जो टाइम पीरियड बताता है कुछ ही टाइम के अंदर। उसी तरह से जस्ट इन टाइम मतलब अगर हम लोग स्टॉक ऑर्डर कर रहे हैं हमारे सप्लायर को तो वो हमें फटाफट वो पहुंचा दे। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अगर जब जरूरत हो तभी खरीद रहे हैं तो हम लोग को तो गोडाउन का नीड है ही नहीं। रॉ मटेरियल को स्टॉक करने का मतलब उसे रखने का कोई नीड है ही नहीं, तो कैरिंग कॉस्ट हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कैरिंग कॉस्ट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि ना तो गोडाउन रखना है, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल स्टॉक ही नहीं करना है, तो गोडाउन नहीं रखना है, तो गोडाउन रेंट नहीं चाहिए। अगर स्टोर में स्टोर कीपर ही नहीं रखना है, क्योंकि जो स्टॉक है उसे स्टोर ही नहीं करना है, तो स्टोर कीपर का भी जरूरत नहीं है, तो फिर कैरिंग कॉस्ट उसमें भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मटेरियल पड़े पड़े जो स्पॉइलेज वगैरह होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो मटेरियल स्टॉक करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जेआईटी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जेआईटी फॉलो कर रहे हैं तो बेनिफिट ये है कि हमारा कैरिंग कॉस्ट, जितने तरह का कैरिंग कॉस्ट होता है सारा का सारा कम हो जाएगा, लगभग रहेगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और जो हमारा मतलब यहाँ पर लेकिन एक जो पॉइंट ये हो जाता है कि जो क्रेडिटर या फिर सप्लायर है वो अगर इमीडिएटली ना दे पाए तो हम लोग जेआईटी को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अब तुम लोग के यहाँ पर जेआईटी था, एक बार देख लेते हैं यहाँ से भी। कहाँ चला गया था, और ये थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी, मतलब थियोरेटिकली मींस एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। ये देखो जस्ट इन टाइम, ये देखो जेआईटी, लास्ट दिन हम लोगों ने एबीसी पढ़ा था, ठीक है, आज हम लोगों ने जेआईटी जस्ट इन टाइम। देखो जस्ट इन टाइम इज ए प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी that strives to improve a business return on investment by reducing in process inventory and associated carrying cost। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। अगर कैरिंग कॉस्ट कम होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा, वही चीज बता रहा है। इन्वेंट्री इज सीन एज incurring cost or waste instead of adding and storing value contrary to traditional accounting। मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल वगैरह है उसे स्टॉक करते हैं, इससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट भी इनकर्ड होता है, वेस्टेज भी होता है, ठीक है। इसके बदले हम लोग जस्ट इन टाइम फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम फोकसेस ऑन द राइट मटेरियल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड इन द एग्जैक्ट अमाउंट विदाउट द सेफ्टी नेट ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। तो इसका मतलब है जस्ट इन टाइम तभी एप्लीकेबल होगा अगर मुझे सही मटेरियल सही टाइम पे सही जगह पे और जितना हमें चाहिए उतने अमाउंट पे अगर आके पहुंच जाता है तभी हम लोग जस्ट इन टाइम एप्लीकेबल कर पाएंगे। एडवांटेजेस जैसे कि मैंने कहा कि कैरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, ये देखो मिनिमाइज स्टोरेज स्पेस भी कम हो जाएगा, ठीक है, बड़ा बड़ा गोडाउन रेंट लेने का जरूरत नहीं है। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस और डैमेज, मतलब स्पॉइलेज वगैरह कम हो जाएगा जो मैंने कहा। रिड्यूसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेरी लिटिल इन्वेंट्री इज मेंटेन, मतलब स्टॉक करके अगर रखना है तो कैश को वहां इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मेरे पास जितना भी कैश है और मार्केट में मेरा जो भी करंट लायबिलिटी है वो पे करने के बाद मेरे पास जो बचेगा उसी से मुझे स्टॉक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टॉक खरीद के मतलब जो रॉ मटेरियल है वो खरीद के अगर हम कैरी नहीं करना चाहते, मतलब उसे अगर स्टॉक नहीं करना चाहते तो मुझे तभी पेमेंट करना पड़ेगा जब हम लोग परचेस करेंगे। तो इससे मेरा वर्किंग कैपिटल मेरे पास अगर कम या ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम खरीदेंगे तब मेरे पास पैसा होना जरूरी है। ऑल टाइम मेरे पास वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये एक बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो suppliers come in at regular intervals throughout the production day, supply is synchronized with the production demand and the optimal amount of inventory is on hand at any time। क्या होता है कि सप्लायर रेगुलर इंटरवल में अगर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते रहेंगे तो एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगा प्रोडक्शन में, डिमांड जो है प्रोडक्शन डिमांड में एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा,
ठीक है। और when parts move directly from the truck to the point of assembly, the need for storage facility is reduced, क्योंकि हम लोग गोडाउन रखना ही नहीं चाहते, हम लोग सप्लायर को बोल रहे हैं मेरा वहां फैक्ट्री है, वहां इतना स्टॉक भेज दो, वही बोल रहा है when parts move directly from the truck to the point of assembly, जहां चाहिए वहां पर अगर डायरेक्टली पहुंचा देते हैं तो फिर स्टोरेज फैसिलिटी तो कम हो गया, उसका कोई जरूरत नहीं है। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सप्लायर्स रिलेशनशिप, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। ए कंपनी विदाउट इन्वेंट्री डज नॉट वांट ए सप्लाई सिस्टम प्रॉब्लम दैट क्रिएट्स ए पार्ट शॉर्टेज, ठीक है। ए कंपनी विदाउट इन्वेंट्री, अगर कंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं है, डज नॉट वांट ए सप्लाई सिस्टम problem that creates a part shortage, this makes suppliers relationship extremely important, ठीक है। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मैंने पहले भी कहा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर सप्लायर हमें ना दे पाए वो स्टॉक जो अगर हम लोग जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, हमारा शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे लोकेशन के आसपास कोई सप्लायर है और जिसका मतलब बात जो है वो मतलब जो कहता है वो कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत जन होता है कि बोल दिया लेकिन नहीं दे रहा है, ऐसे भी बहुत सारे इंसान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका बात जो है वो मतलब पत्थर की लकीर की तरह है कि हाँ कह दिया तो करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा सप्लायर है, अगर लोकेशन के आसपास है, तभी हमें ये वाला रिस्क लेना चाहिए, जस्ट इन टाइम वाला, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। तो आफ्टर ऑल जीस्ट यही है कि ये एक मेथड है जिससे हम लोग अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और मेन यहाँ पर है कि स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और हमारा जो सप्लायर जो है उसके साथ अगर रिलेशन अच्छा हो, लोकेशन के आसपास हो, तभी हम लोग जस्ट इन टाइम फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये तो हम लोगों ने किया ही था। अच्छा, अब हम लोग एक मैथमेटिकल चीज और करते हैं। देखो, मेटेरियल जो हम लोग खरीद रहे हैं उसे प्रोडक्शन में इशू करना पड़ता है, ठीक है। मतलब मेटेरियल खरीद रहे हैं, अब उसे कहाँ इशू करना पड़ेगा? प्रोडक्शन में, ताकि रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स बना सके। तो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, जब हम लोग मटेरियल इशू कर रहे हैं तो उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे मेथड होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवरल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज हैव बीन evolved, these may be classified into the following। तो बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, स्पेसिफिक प्राइस। ये सब हम लोग जैसे जैसे करेंगे वैसे बताएंगे, जबकि सारा मैथमेटिकली नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार फीफो मेथड देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है और उसका क्या एडवांटेज है, देन उसका एक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है, जो स्टॉक हमारे पास पहले आएगा उसे हमें प्रोडक्शन में पहले, मतलब रिसिप्ट जो पहले होगा वही पहले इशू होगा। रिसिप्ट मतलब रॉ मटेरियल आ जाना गोडाउन में, और इशू मतलब वो प्रोडक्शन में भेज देना। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल। अब ये एक मेथड है जिससे हम लोग जो मटेरियल इशू करना चाहते हैं उसका प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। अब कैसे इसका प्राइस फिक्स किया जाएगा, कैसे इशू किया जाएगा मटेरियल को, जैसे ये खरीदा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से खरीदेंगे उसी तरह से इशू करेंगे। अगर पहले जो आया उसे पहले इशू करेंगे, जो बाद में आया उसे बाद में प्रोडक्शन में भेजेंगे। इन अदर वर्ड्स, द मटेरियल आर इशूड इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द स्टोर, मतलब उसी तरह से इशू करो जिस तरह से स्टोर में वो आया था। This method is considered suitable in times of falling prices because the material cost charged to production will be high while the replacement cost of material will be low। तो ये मेथड बेस्ड कब है? ये मेथड तब बेस्ड है जब मार्केट में मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है। देखो क्या बोला है, दिस मेथड इज कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। अगर कोई भी मटेरियल का प्राइस कम होते जा रहा है तब ये मेथड बेस्ट है। क्यों? अगर मटेरियल का प्राइस कम होते जा रहा है, फॉलिंग प्राइस मतलब धीरे धीरे मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है। मेरे पास पहले 10 रुपीज में आ रहा था जो मटेरियल, अब वो 9.50 यानी 9.5 रुपए में आ रहा है। तो अगर हम अपने प्रोडक्शन में फीफो फॉलो करते हैं तो मैंने पहले 10 रुपीज वाला स्टॉक आउटफ्लो करवा दिया, रॉ मटेरियल आउटफ्लो करवा दिया। इससे क्या हुआ, इसके बाद का जो मेरा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पब्लिक तो ये बोलेगी ना, अगर मेरा 10 रुपीज का मटेरियल लगा है तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है।
और जो 9.5 में मुझे रॉ मटेरियल मिल रहा है उस केस में मेरा प्रोडक्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कोई भी एक होगा। अगर हम मार्केट प्राइस नहीं कम कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और मार्केट प्राइस अगर हम कम कर रहे हैं, जो फिनिश गुड सेल कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा प्रोडक्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर मैंने फीफो फॉलो किया है तो इससे क्या होगा, मेरा जो ज्यादा कॉस्ट वाला रॉ मटेरियल था वो निकल गया। वही बोल रहा है, देखो फॉलिंग प्राइस बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट जो प्रोडक्शन में चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मटेरियल का कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा, विल बी हाई, ज्यादा हो जाएगा। व्हाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग मटेरियल ले रहे हैं उसका कॉस्ट लो है। तो फीफो में ये एडवांटेज है कि जो बाद में आ रहा है उसे अगर हम लोग बाद में यूज करेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग मार्केट के साथ एट पर हो पाएंगे। ठीक है, 10 रुपए वाला मटेरियल निकल गया, क्योंकि अभी मार्केट में 9.50 चल रहा है मटेरियल का कॉस्ट, तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर मुझे उस हिसाब से कमाना है मार्केट कंपटीशन के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 9.50 से ही मटेरियल अब क्या करना चाहिए, स्टॉक बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स बनाना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि जब मार्केट प्राइस फॉलिंग होगा तो फिर ये जो प्रोसेस है, जो मेथड है, ये यूजफुल है। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों? अगर प्राइस बढ़ रहा है मेरे मटेरियल का, तो मेरा प्रोडक्शन जो हो रहा है, मुझे तो मेरे कस्टमर से वो प्राइस निकालना है। ठीक है, मेरा पहले प्राइस था 10 रुपए, अब हो गया 11 रुपए। प्राइस अगर बढ़ रहा है, पहले 10 था अब 11 हो गया। अब अगर हम मटेरियल जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें मटेरियल का कॉस्ट पहले 10 रुपए ऐड हो रहा था, अब कितना ऐड होगा, 11 रुपए ऐड होगा। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेंगे तो इसमें मार्केट के साथ हम लोग ऐड पर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जहां पर बाकी लोग का मतलब कॉस्ट ज्यादा रहेगा वहां हम अपना प्रॉफिट कम कमाएंगे, हम अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे अगर हम 10 रुपीज वाला मटेरियल यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर राइजिंग प्राइस हो रहा है मार्केट में तो ये मेथड सूटेबल नहीं होगा। एडवांटेजेस ऑफ फीफो देख लो, इट इज सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, ये सिंपल है और इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दिस मेथड गिव बेटर रिजल्ट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी मैंने कहा पहले 10 रुपए में मिल रहा था, अब 9.5 रुपए में मिल रहा है, तो मेरे पास 10 रुपए वाला 2 स्टॉक था जो मैंने पहले खरीदा था, 9.5 रुपए वाला 1 स्टॉक है। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच रहा है, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास, ये देखो मेरे पास 10 रुपए वाला 2 स्टॉक आया था। ठीक है, फिर 9.50 करके 3 स्टॉक आ गया। ठीक है, उसमें से ये 2 स्टॉक यूज हो गया और इसमें से 2 स्टॉक यूज हो गया, तो ये तो नील हो गया, और इसमें एक स्टॉक बचा 9.5 रुपए वाला। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हम फीफो यूज कर रहे हैं, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो 10 रुपए वाला मेरे पास पहले आया था, ये फर्स्ट रिसिप्ट था, ये सेकेंड रिसिप्ट है, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा मुझे मार्केट प्राइस को ही शो करेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस को शो करेगा, इसीलिए बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? इफ द प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली दिस मेथड में लीड टू क्लरिकल एरर्स। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस बार बार कम या ज्यादा होता है तो क्लरिकल एरर हो सकता है, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली ये इजी है कैलकुलेट करना और सिंपल भी है। in case of rising prices this method is not advisable, अगर मार्केट में जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका प्राइस अगर राइजिंग है तो फिर ये मेथड फॉलो मत करो, इसमें लॉस है। द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब, मतलब एक जॉब के अंडर में जो मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट। क्योंकि मान लो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक 10 रुपीज वाला स्टॉक है, 9.50 वाला स्टॉक है। अब ये 10 रुपीज वाला स्टॉक भी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, 9.50 वाला भी सेम प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए हो रहा है, यानी सेम जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, क्योंकि हम लोग ये फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले 10 रुपीज ऐड हुआ था रॉ मटेरियल पे, अब कितना ऐड हो जाएगा, 9.50। तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट शो करेगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट रेट वाला जो मटेरियल है वो भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये देखो फीफो का इलास्ट्रेशन 7।
क्या बोला है देखो, प्रिपेयर ए स्टोर लेजर, ठीक है। अच्छा, स्टोर लेजर जो होता है कि स्टोर लेजर मतलब स्टोर रिगार्डिंग जो भी डेटा जब हम लोग मेंटेन करते हैं उसे स्टोर लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और ये अकाउंटेंट लोग करते हैं। एक बीन कार्ड भी होता है, हम नेक्स्ट क्लास में वो भी बताएंगे। बीन कार्ड और स्टोर लेजर में फर्क भी होता है। बीन कार्ड मतलब एक बार बता देते हैं, जहां पर अनस्किल्ड वर्कर लोग स्टोर में जिस तरह से मतलब रॉ मटेरियल को मेंटेन करते हैं उससे उसके लिए जो कार्ड फॉलो किया जाता है दैट इज बीन कार्ड। मतलब वहां पर सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन कर सकता है वो लोग, ठीक है। वहां पर अमाउंट नहीं मेंटेन कर सकता बिकॉज वो लोग स्किल्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि 500 एट द रेट ऑफ 200 करके कितना अमाउंट होगा ये वो लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। वो लोग सिर्फ बताएंगे कि 500 टन था, फिर 70 टन चला गया, फिर 100 टन चला गया, फिर 80 टन चला गया, इतना बता सकते हैं। दैट इज बीन कार्ड। ये नेक्स्ट दिन बताएंगे डिटेल्स में, लेकिन स्टोर लेजर का बात आया इसलिए हम बता रहे हैं। स्टोर लेजर मतलब जहां पर मटेरियल का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सारा चीज मेंटेन किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग स्टोर लेजर। तो प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल। फीफो मेथड हमें फॉलो करना है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, स्टोर लेजर अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं फीफो मेथड। डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट का एक कॉलम होगा इशू का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये करना इसीलिए है कि रिसिप्ट जब हुआ तो कितना है, इशू हुआ कितने में हुआ, और बैलेंस जो बच रहा है वो कितना है, यही हमें हिसाब रखना है यहाँ पर। अच्छा, रिसिप्ट में क्वांटिटी, जैसे कि मैंने कहा स्टोर लेजर में क्वांटिटी, रेट कितने रेट का है, और वैल्यू या फिर अमाउंट, अमाउंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, इशू में भी सेम चीज मेंटेन होगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा डेट देख लो 2016 1 मार्च। ओपनिंग बैलेंस 500 टन एट द रेट ऑफ 200। तो यहाँ पर ओपनिंग यानी बैलेंस है। ओपनिंग जो है वो बैलेंस है, मतलब ओपनिंग हम लोगों ने खरीदा नहीं है, ठीक है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। पहले से ये है, ये परचेज नहीं किया है, तो परचेज अगर नहीं किया तो रिसिप्ट में नहीं लिखेंगे। इशू भी नहीं किया है। ये बताया जा रहा है कि 2016 के मार्च महीने के स्टार्टिंग में 500 यूनिट का, यूनिट है एक किलो है देखना पड़ेगा। अच्छा, 500 टन एट द रेट ऑफ 200 करके है। अच्छा, 500 एट द रेट ऑफ 200, क्वांटिटी अमाउंट कितना हो जाएगा 10, 1 लाख है ना, अमाउंट हो गया 1 लाख। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इशू हुआ है 70 टन 3 मार्च को, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इशू हुआ है, बताओ कौन से कॉलम में लिखे? इशू कॉलम में। इशू कॉलम में 70। अच्छा, अब बताओ फीफो कर रहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो इशू करना मतलब प्रोडक्शन में भेज रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो प्रोडक्शन में अगर भेज रहे हैं तो कितना करके भेज रहे हैं, रेट क्या बताएंगे, प्रोडक्शन ऑफिस में रेट क्या भेजेंगे 200। तो कितना हो जाएगा, कितने का स्टॉक चला गया 14,000। अच्छा, अब बचा कितना, 500 में से अगर 70 चला गया तो बचा कितना 430। 430 200 करके कितना हो जाएगा फिर 86,000, ठीक है 86,000। नेक्स्ट देखो फिर से बोल रहा है इशू 100 टन। अच्छा, डेट देख लेते हैं, डेट है 4 और 5 दोनों में ही इशू है, ठीक है। इशू हो रहा है 100 टन। क्या हमारे पास अवेलेबल है, हाँ है, 430 अवेलेबल है। 100 टन रेट क्या है, वही है, चेंज तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि नया कोई स्टॉक खरीदा ही नहीं हम लोगों ने अभी तक, ठीक है। तो ये हो गया
20,000, बचा कितना? 430 में से 100 चला गया तो बचा कितना? 330, और वो भी 200 करके 66 और 30। अच्छा, फिफ्थ को भी हमारा इशू हुआ है 80 टन। 80 टन अवेलेबल है, हम लोग इशू कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 16,000। ये हो गया 16,000। बचा कितना? 80 माइनस करने से 250, 200 करके तो 50, 50 और ये 50,000 बन गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 200 टन। बताओ ये क्या होगा? 13 तारीख को हम लोगों ने रिसीव किया है सप्लायर से 200 टन एट द रेट ऑफ 190। रिसिप्ट में रिसिप्ट में आएगा। रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है। 200 टन एट द रेट ऑफ 190 तो कितना हो जाएगा? 38,000। ठीक है। इशू तो कुछ नहीं बोल रहा है उस रेट पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें लिखना पड़ेगा कि कितना कितना हमारे पास आया हुआ है। देखो यहाँ पर दिखाते कैसे लिखना। 250 ऑलरेडी था, 250 वाला एक स्टॉक था, नया 200 वाला आया है। ठीक है। एक 250 और एक 200 वाला स्टॉक आया है। ये है 200 करके जो ऑलरेडी था, और ये 190 करके है। तो इसका तो है 50,000, ये तो हमें दिख ही रहा है। और इसका भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 38,000। इसको जस्ट एक बार ऐसे कर देते ताकि हमें ये दिख जाए कि हाँ यहाँ पर दो स्टॉक का कैलकुलेशन है, दो अलग अलग। अलग इसीलिए लिखना है क्योंकि हम लोग तो FIFO फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो 13 के बाद 14, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 15 टन। बताओ इसका क्या होना चाहिए? रिटर्न हुआ है डिपार्टमेंट ए से 15 टन, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ये रिसिप्ट में दिखा है, इशू में दिखा है, या बैलेंस में दिखा है? रिटर्न हो या तो रिसिप्ट नहीं आएगा। रिटर्न हो रहा है तो रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है मतलब डिपार्टमेंट ए जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था उन लोग को अभी शायद जरूरत नहीं है। जो भी रीजन हो, रीजन तो हमें नहीं बताया है। अगर रीजन बताने से यहाँ रिमार्क्स का भी एक कॉलम होता है कभी कभी, यहाँ पर एक कॉलम कर सकते हैं हम लोग रिमार्क्स का। ठीक है, लास्ट पे कर देंगे। रिटर्न होता है, ठीक है, रिटर्न होने से लिखना पड़ता है। तो 15 रिटर्न हो रहा है तो मेरे पास स्टॉक फिर से आ जा रहा है। ठीक है, जो स्टोर में है उसको ये पता चला कि उसके पास स्टॉक वापस आ गया। अच्छा, 15 कितना रिटर्न किया? 15 टन। अच्छा, इसका प्राइस क्या होगा बताओ? 190। 190 नहीं हो सकता है। क्यों बताओ? क्योंकि हम लोग जो इशू किए हैं वही रिटर्न हो सकता है। ये तो अभी अभी खरीदे हैं और इसका तो कोई इशू किया ही नहीं है, तो ये कोई भी डिपार्टमेंट में ये वाला स्टॉक अभी तक पहुंचा ही नहीं होगा, है ना? एक बार सोचो। यस ये मैम। ये तो अभी खरीदे हैं, तो ये तो कोई भी ये स्टॉक का कोई इशू किया ही नहीं है, तो ये तो कोई डिपार्टमेंट में जा पहुंचा ही नहीं है कि वो रिटर्न कर दे। तो बताओ कौन सा कॉस्ट हो सकता है? 200 का। 200। 200। तो कितना हो जाएगा? 3000। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंजेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 200 आ गया, तो ये 250 प्लस 15 हो जाएगा, है ना? 250 प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये 265, 200 और ये हो गया 200, 190। एक काम करते हैं, सारा अलग अलग ही लिख लेते हैं। 250 और यहाँ पर लिख देते हैं 15 वाला आ गया 200, सारा अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000। अच्छा, यहाँ पर हो गया 38,000 और यहाँ पर हो गया 15 इंटू 200। अच्छा, उसके बाद 14 के बाद 16 इशूड 180 टन। 18 इशूड हुआ है 180 टन। 18 या 16 क्या था? 16। अच्छा, 180 टन इशू हुआ है, तो बताओ कितना लिखे? 180 टन इशू हुआ है तो इशू में 180 लिखेंगे। अच्छा बताओ। 190। हाँ, अब रुपीस इशू हुआ कितना? है 190। हाँ, रुपी 190 में ना इशू हुआ है। 190, 200 200। हाँ, 200। हाँ, 180 क्वांटिटी 200 होगा ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहला स्टॉक कौन सा वाला है? 200 वाला, वही खत्म नहीं हुआ है। वो FIFO फॉलो कर रहे हैं, तो 190 वाला स्टॉक क्यों जाएगा? 250 वाला खत्म कहाँ हुआ है? मेरे पास अभी तक दो रेट का स्टॉक है, 200 वाला और 190 वाला। 200 वाला भी खत्म ही नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग 200 वाला यूज करेंगे पहले। FIFO तो इसीलिए है ना, FIFO तो इसीलिए है।
अच्छा ये हो जाएगा। सॉरी, वो मैं लास्ट इन कर रही हूँ, लास्ट इन फर्स्ट है। अच्छा ठीक है, उसे सही कर लो। अच्छा अब ये 180 चला गया, बताओ कितना बचेगा? 180 चला गया, 250 माइनस 180 कितना हो रहा है? 70। अच्छा 70 200 का तो 14,000। अच्छा फिर 200 190 38,000 और 15 200 3,000। अच्छा 16 हो गया, इशू कर दिया ये वाला। अच्छा 20 फिर रिसीव हुआ है फ्रॉम सप्लायर 240 टन। अच्छा ये इसका डेट है 16 के बाद 20, रिसीव हुआ है 240 टन, कितना करके है प्राइस 195, तो 240 इंटू 195, 240 इंटू 195 ये बन गया 46,800। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर फिर और एक स्टॉक आ गया 70 215 और 240, चार तरह का हो गया। 200 190 फिर 200 फिर 195, सबका कॉस्ट हमें पता है, देख के लिख देते हैं। 14,000 38,000 3,000 और ये बना हुआ है 46,800, ये हो गया 46,800। अच्छा 28 मार्च तक हो गया। अच्छा उसके बाद है 25 20th के बाद 24 इशू 300 टन। अच्छा इशू हो रहा है यहाँ पर, रिसिप्ट फटाफट लिख लेते हैं, रिसिप्ट इशू और बैलेंस। अच्छा यहाँ पर हो गया डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और ये बैलेंस बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा अब हमें डेट जो दिया है वो है, इशू किया है 24 को 300 टन। अच्छा 24 ऑफ मार्च 300 टन इशू किया है, तो 300 टन इशू तो कर रहे हैं, लेकिन बताओ कौन सा स्टॉक ले? पहले 70 वाला ले ले, 200 वाला जो है वो 70 वाला ले लेते हैं, फिर कौन सा ले सकेंगे बताओ? यहाँ पर सीक्वेंस बताओ कैसे होगा। 50 पहले कौन सा ले बताओ? ये ले ले पहले 70, उसके बाद फिर 200, फिर 200 लेंगे। ये 200 है बोल के 15 में मत चले जाओ, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जैसे स्टॉक अराइव हो रहा है उसी तरह से हमें आउट करना है। तो पहले 70 फिर 200, ये आने के बाद ये रिटर्न हुआ था तो ये बाद में काउंट करेंगे। तो पहले 70 200 करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलग अलग, डायरेक्ट 300 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 70 200, ठीक है, उसके बाद 200 190 करके 200 190, तो फिर भी 300 नहीं हो रहा है, ये 270 हो रहा है और 30 चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वाला स्टॉक 30 देगा हमें? नहीं देगा, 15 है, 15 200 करके। अच्छा यहाँ पर 15 200 करके और 15 यूनिट लेना पड़ेगा, तो फिर वो कितना करके हो जाएगा 195। तो देखो जो भी स्टॉक था ओल्ड स्टॉक ये पूरा खत्म हो गया, एक बार चेक कर लो, ये और ये तीनों खत्म हो गया। अब एक ही रेट वाला बचा हुआ है 195 वाला। ठीक है, एक बार यहाँ पर वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 14,000। अच्छा ये हो जाएगा 38। अच्छा ये हो गया 3,000 और ये कितना होता है 15 और 195 2925। तो बताओ बैलेंस में कितना बचेगा? अभी मैंने बताया था तुम लोग को, कॉपी में देख के बताओ बैलेंस कितना बचेगा। बाकी सारा तो खत्म हो गया। 195 वाला कितना था? 240 था, उसमें से कितना चला गया 15, बताओ कितना बचेगा? 225 और रेट क्या रहेगा? हाँ 225, रेट 195 और इसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा 225 इंटू 43,875। अच्छा ये वाला हो गया।
अच्छा ये हो गया 240 टन जो हम लोगों ने 300 टन इशू किया। अब रिसीव फ्रॉम सप्लायर 320 टन एट द रेट ऑफ 200, 320 एट द रेट ऑफ 200। अच्छा 320 एट द रेट ऑफ 200 और डेट क्या है 25th ऑफ मार्च। अच्छा तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 64,000। अच्छा तो 225 था और 320 आ गया तो 195 और एक 200 वाला स्टॉक आ गया 43,875 और ये 64,000, ये दो तरह का स्टॉक है। अच्छा उसके बाद इशू हुआ है 115 टन, इशू हुआ है 115 टन, डेट है 26 इशू हुआ है 115 टन। बताओ किस तरह से होगा। 115 टन इशू हुआ है तो पहला कौन सा वाला इशू करेंगे, सबसे पहले 195 वाला। क्या इसी में से पूरा हो जाएगा? तो 100 यस मैम 145 115 195 कितना हो जाएगा देख लो। 115 इंटू 195 22,425। अच्छा तो ये 320 तो पूरा बचा हुआ है। अब 225 कितना बचा हुआ है बता दो। 225 में से 115 चला गया, 110 बचा हुआ है। 21,450 अच्छा 26 हो गया। अच्छा 27 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 35 टन रिटर्न हुआ है 35 टन। अच्छा 35 टन यहाँ पर रिटर्न हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 35 टन रिटर्न हुआ है। बताओ इसका रेट क्या लगा है? 195 195 ही लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दो स्टॉक है, जो फर्स्ट इन हुआ था वही फर्स्ट आउट हुआ था, तो जो रिटर्न हो रहा है इस सिचुएशन में वो फिर यही वाला होगा 195। 6825 अच्छा 110 320 35 195 200 और ये 195 तो ये हो गया 21,450 64,000 और 6825। अच्छा और लास्ट है 28 रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर। रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर ये है 100 टन एट द रेट ऑफ 200 तो ये हो जाएगा 20,000। बस ये इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो कितना कितना वाला स्टॉक है 110 320 35 और 100 तो 195 200 195 200। अच्छा ये हो गया 21,450 64,000 6,825 और ये लास्ट हो गया 20,000। ठीक है लास्ट हो गया 20,000। अच्छा तो काफी बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है यहाँ पर देखो तुम लोग का भी एमसीक्यू है तो ऐसा पूरा तो क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन कोई भी एक डेट का हमें पूछ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता दो तो बताना पड़ेगा। ठीक है कोई भी एक पर्टिकुलर डेट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमसे पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये पूछे तो ये सारा टोटल करके बताना पड़ेगा। यहाँ पर 3 तरह का स्टॉक है तो इस तरह से हमें पूछ सकता है। अच्छा तो फीफो रिलेटेड और क्वेश्चन रहेगा तो फीफो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फीफो एक बार तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो। और हम क्या होमवर्क में देंगे, देखो ये जो रॉ मटेरियल खरीदने का जो एक ही क्वेश्चन है मैथ में, लेकिन और एक तो तुम लोग को करना चाहिए तो वो क्वेश्चन हम तुम लोग को सेंड करेंगे तो तुम लोग वो करना परचेस प्राइस वाला। ठीक है और फीफो का भी क्वेश्चन सेंड करेंगे, फीफो और परचेस प्राइस वाला होमवर्क में। ठीक है आज इतना ही करते हैं।